ऑफ यू, मैं सर दीपक देवंगन। आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास एग्रीकल्चर का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है हमारे पास खेती की प्रचलित विधियां एवं इसके प्रकार अध्याय से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुफसली खेती क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ये जो हमारा वीडियो सीरीज का ये 5 नंबर का पार्ट है आज का जो है हमारा। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि बहुफसली खेती क्या होते हैं या इसकी और उसके बाद इसकी प्रारंभिक आवश्यकताएं और इसको जो है वो किस तरह से इसके कार्यक्रम को जो है वो चलाया जाता है, इसको अभी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें बहुफसली खेती। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है बहुफसली मतलब एक से अधिक फसलों को अगर एक साथ लिया जाएगा तो वो कहलाते हैं हमारे में बहुफसली खेती कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं इसका परिभाषा। तो क्या बोलता है, एक वर्ष में एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को जो है उगाना बहुफसली खेती कहलाता है। क्या रहेगा, एक ही साल में या एक ही वर्ष में एक ही खेत के अंदर एक से अधिक फसलों को लेना बहुफसलीय खेती कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, हमारे पास जो खेत है वो केवल एक रहेगा, लेकिन इसमें हम जो है कितना लेंगे, 2 फसलों को लेंगे तो वो कहलाएगा हमारे में बहुफसली खेती कहलाते है। ठीक है, तो इसकी आवश्यकताएं देख लेते हैं, क्या क्या इसकी हमारे पास आवश्यकताएं होती है। तो आवश्यकता में नंबर पहला आता है इसमें सिंचाई की समुचित व्यवस्था होना। जाहिर सी बात है कि हम अगर वहां पर फसल को ले रहे हैं, एक से अधिक फसल को ले रहे हैं तो सिंचाई की आवश्यकता भी हमको पड़ेगा। तो सिंचाई का साधन जब तक हमारे पास नहीं रहेगा हम कोई भी फसल को नहीं उगाया जा सकता। ठीक है, तो इसी उसी तरह से हो गया जल, हमारा जल जीवन, जल ही जीवन है। ठीक है, तो वो क्या है, बहुफसली खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि आपके पास सिंचाई का साधन जो है वो होना चाहिए। अगर वो वर्षाधारित क्षेत्र है तो वर्षाधारित क्षेत्र में केवल आपका एक ही फसल जो है उसमें पक पाएंगे, लेकिन दूसरे फसल के लिए क्या चाहिए, हमको पानी की आवश्यकता होगी। तो पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुएं होना चाहिए, या तो नलकूप ट्यूबवेल होना चाहिए, या तो नदी वगैरह होना चाहिए, जिसके सहायता से हम पानी की पूर्ति वहां पर कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है खेती के साधनों की व्यवस्था। खेती के साधनों की व्यवस्था अर्थात हमारे पास जैसे कि बीज हो गया, खाद हो गए, तो इन सबकी जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, व्यवस्था रहना चाहिए। बीज खाद की व्यवस्था जब तक हमारे पास नहीं रहेगा हम फसल को इसमें नहीं लिया जा सकता। एक फसल की आपके पास व्यवस्था लेकिन दूसरे के लिए नहीं है तो वो भी इसमें यानी कि बहुफसली खेती आप उसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है एक से अधिक फसलों के लिए बीजों की आवश्यकता, उसके लिए खाद की आवश्यकताएं होना बहुत ही आवश्यक इसमें होता है। फिर तीसरा नंबर देखते हैं इसमें शीघ्र फसल को लेना। शीघ्र फसल को लेना, अगर चाहते हो कि एक वर्ष में आपके पास 2 या 3 अगर फसल हम ले सकें। आप लोगों ने सुने होंगे कि इसमें 2 फसल लेते हैं, 3 फसल लेते हैं, लेकिन एक साल में 4 बार फसलें लिया जा सकता है। ठीक है, एक साल में हमारे पास कितना महीने होते हैं, 12 महीने। तो 12 महीने में आप जो है इसमें 4 बार इसमें फसल को ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि 4 महीने में आप 4 बार इसमें फसल को ले सकते हैं। वो क्यों होता है, तो हम जो है हमारे पास पर्याप्त साधन प्लस हमारे पास जो है वो किसान के पास उतने शक्ति एवं जो उतनी बुद्धिमत्ता होती है, जिसके कारण से वो 12 महीने में 4 बार फसल को ले सकते हैं। और अपने तरफ क्या करते हैं, एक बार लेते हैं या तो 2 बार इसमें फसल को लेते हैं, लेकिन जो है 4 बार तक फसलों को वहां पर लिया जा सकता है। ठीक है, तो फसल को आपको 2 या 2 से अधिक फसल को लेना है तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको पहले शीघ्र उसकी बुआई करना पड़ेगा, तभी आप उसमें से फसल को ले पाएंगे। दूसरा, उसके बाद चौथा नंबर आता है इसमें किसान की बुद्धिमत्ता। किसान की बुद्धिमत्ता मतलब किसान जो है उस फसल के प्रति उसका ज्ञान कितने हैं, उसकी नॉलेज कितनी है, उसके बारे में जानकारी है कि नहीं, उसको कब उगाना है, कब उसमें रोपा करना है, और कब उसमें जो है निंदाई कुड़ाई खाद पानी कितना देना है, ये सब का भी ज्ञान उसके पास जो है वो होना चाहिए। अगर उसके पास वो ज्ञान नहीं है तो वो फसलों को जो है लेने में असमर्थ होंगे, या तो उसमें नुकसान में वो बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद 5वां नंबर बोलते हैं बाजार की व्यवस्था। अगर आपने फसल उगाए हैं जो कि कुछ दिनों तक रख कर हम उसको बेच दें ताकि हमको जो है जल्दी जल्दी लाभ लेने की, मतलब जो कुछ नकदी वगैरह फसलें होती है उसको अगर हमने ले रहे हैं तो उसके लिए बाजार हमारे पास भी होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे पास जब तक उसके लिए बाजार नहीं होगा, उसको बेचेंगे नहीं, तब तक हमारे लिए आमदनी कहाँ से हमको प्राप्त होगा। तो उसके लिए बाजार की आवश्यकता होती है। अगर बाजार नहीं है तो हमारे जो
फसल है वो खराब भी होते हैं, तो उसको बचाने के लिए बाजार की भी आवश्यकता होती है। तो बाजार भी हमारे पास उचित दूरी पर एवं जो है उचित व्यवस्था उसका होना बहुत ही आवश्यक इसमें होता है। फिर छठा नंबर आता है इसमें मजदूरों की प्राप्ति। आपके पास फार्म तो बहुत सारा है, फार्म अपने बहुत सारा है, उसमें उगा भी दे, लेकिन उसके लिए सही से उसमें दवाई के लिए, खाद के लिए, निंदाई कुड़ाई के लिए जो है मजदूरों की आवश्यकता भी होना बहुत जरूरी है। और ऐसे वैसे मजदूर नहीं, उसके प्रति नॉलेज होना चाहिए, उनको जानकारी होना चाहिए। जिस फसल को हम वहां पर ले रहे हैं, जैसे आलू ले रहे हैं तो आलू के प्रति उनको जानकारी होना चाहिए, गन्ना ले रहे हैं तो गन्ना के प्रति भी उनको कुछ ना कुछ जानकारी, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा जानकारी, कुछ ना कुछ जानकारी उनको होना चाहिए, ताकि वो काम करने में उनको वो आसानी हो सके। उसके बाद देखते हैं इसमें उपकरणों की पूर्ति। उपकरणों की पूर्ति आपके लिए निराई कुड़ाई के लिए, खाद डालने के लिए, रोपाई के लिए जो है उपकरण, तो उपकरण की भी पूर्ति होना बहुत ही इसमें आवश्यक होता है। अगर उसके पास अच्छा सा उपकरण है तो वो तेजी से उसका काम जो है तेजी से होगा। अगर उसके पास उपकरण नहीं है तो काम जो है वो कैसा होगा, धीरे धीरे होंगे, और आपके जो फसल का उगाई एवं जो है कटाई का समय है वो भी प्रभावित होगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, आपकी उपज पर भी प्रभाव डालता है। ठीक है, अगर आपके पास उपकरण कम है और अगर बुआई में देरी हुआ तो हमको उपज भी हमको प्राप्त कम होता है। ठीक है, तो आपके बुआई को टाइम को सही रखना बहुत ही इसमें जरूरी होता है। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास बहु फसली खेती के कार्यक्रम, किस तरह से इसको कार्यक्रम में लाता है। मतलब हम तो ले रहे हैं किसको, बहु फसली को, एक से अधिक इसको ले रहे हैं, फसलों को ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी कार्यक्रम बनाना बहुत ही जरूरी है। हम इसको उगा तो रहे हैं, लेकिन इसको कैसे उगाना है ना, और किस तरह से उगाना है, इसके लिए भी मैनेजमेंट और व्यवस्था की आवश्यकताएं होती है। इसको कैसे किया जाता है इसको अभी देखना है यहाँ पर हमको। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर यहाँ से देखते हैं। तो पहला इसमें आता है हमारे में क्रमवार फसल उगाना। ठीक है, क्रमवार फसल उगाना या लेना। ठीक है, तो क्रमवार से होगा, अर्थात जैसे कि हमारे पास फार्म है, ये खेत है मान के चलिए, इस तरह से हमने खेत बना दिया, तो ये खेत है, क्रमवार बोला गया है, मतलब क्रम बाय क्रम, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे धान और मक्का को लिए, तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, धान और किसको ले रहे हैं यहाँ पर, मक्का को ले रहे हैं। ठीक है, धान और मक्का को अगर इसमें ले रहे हैं तो हमारा धान इस खेत में कैसा है, अभी उगा हुआ है, धान हमारा कैसा है, खेत में भी उगा हुआ है। अब धान के जो है कटाई का समय आ गया है, तो कटाई के समय आने से पूर्व ही हमको क्या करना है, मक्का के लिए भी तैयारी करके रखना है कि हमको मक्का को बोना है। मतलब धान को तुरंत यहाँ से क्या किए, कटाई किए। ठीक है, धान को क्या किया, यहाँ से कटाई किए। अब कटाई की जस्ट दूसरे तीसरे दिन से आपको क्या करना है, मक्का के बुआई के लिए खेत को तैयार करना है। क्या करना है आपको, मक्का के बुआई के लिए खेत को तैयार या मक्का को लगाने का तैयारी इसमें करना है। तो ये कहलाता है हमारे में क्रमवार खेती कहलाता है, या क्रमवार फसल उगाना या लेना कहलाता है। इसमें एक फसल हमारा कटने को तैयार है तो उससे पहले ही दूसरे फसल के लिए तैयारी या उसको उगाने के लिए तैयारी कर देना, यही कहलाता है क्रमवार फसल लगाना। क्या कहा मैंने, ऐसी विधि जिसके द्वारा पहला फसल कटने के पूर्व ही दूसरे फसल के लिए खेतों को तैयार के लिए रेडी रखना, खेतों को तैयार करके रेडी रखना या फसल बोने के लिए तैयार रहना क्रमवार फसल लगाना कहलाता है। ठीक है, तो इसमें इसके खाद वगैरह, बीज वगैरह तुरंत हमको तैयार करके रखना है। जैसे हमारा धान कट कर बाहर आएगा तुरंत हमको जो है मक्का की रोपाई उसमें करना है। और उसके हमारे पास एग्जाम्पल और है आलू और प्याज। आलू को जैसे हमने बाहर वहां से निकाल दिया तो उसके बाद जस्ट तुरंत बाद हमको इसको लगाना है, प्याज को उसमें जो है वो लगाना है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे में क्रमवार जो है फसल लगाना कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें देखते हैं दूसरा, फिर उसके बाद देखते हैं दूसरे इसमें लगातार फसल उगाना। लगातार फसल उगाना, तो इसमें क्या करते हैं, ये हमारा फार्म हो गया, खेत हो गए। अब इस खेत में क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पर बनाते हैं, दूसरा लाइन यहाँ पर बनाते हैं। अब तीसरे लाइन के लिए मैं कुछ अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तीसरा लाइन यहाँ पर हमारा ऐसा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर मक्का को ले हैं, आलू और गेहूं। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं हम लोग मक्का लेते हैं,
मक्का, इसमें भी मक्का। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं आलू को, आलू, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अब क्या करना है, मक्का हमारा पहले से इसमें लगा हुआ है, मक्का हमारा क्या पहले से इसमें लगा हुआ है, तो मक्का के कटने से पहले ही, मक्का के कटने से पहले ही आलू की बुआई कर देना, मक्का के कटने से पहले ही आलू की बुआई कर देना लगातार फसल उगाना कहलाता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, एक ऐसी विधि है लगातार फसल उगाना, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पहली फसल के कटने के पहले ही, पहली फसल के कटने के पहले ही दूसरी ली जाने वाली फसल को बो दिया जाता है या उसकी उगाई कर दी जाती है, उसे लगातार फसल उगाना कहते हैं। क्या कहा मैंने कि पहले फसल के कटने से पहले ही दूसरी फसल ली जाने वाली दूसरी फसल को खेतों में या फार्म में लगा देना लगातार फसल उगाना कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला फसल हमारा क्या था, मक्का, मक्का हमारा निकला ही नहीं है खेत से, हमने दूसरी फसल हमारा आलू हमने यहाँ पर उसको लगा दिया, आलू को हमने क्या किया यहाँ पर लगा दिया, तो वो कहलाता है हमारे में लगातार फसल उगाना कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद खेती के प्रकारों के बारे में कि खेती के हमारे पास कितने कितने प्रकार देखने को हमको मिलता है। चलिए इसके बाद इसमें देखते हैं खेती के प्रकार की, खेती के हमारे पास कितने प्रकार के देखने को मिलता है। तो पहला हमारे पास आता है इसमें विशिष्ट खेती, है ना, दूसरा आता है इसमें बहु प्रकार की खेती, और तीसरा आता है इसमें चारागाह खेती, चौथा आता है शुष्क खेती, और पांचवा आते हैं इसमें मिश्रित खेती, और छठवा आता है इसमें सिंचित खेती, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 6 प्रकार की खेती है, इन सबको मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 इसको जो है बताते हुए जाऊंगा, बताते हुए जाएंगे कि इसमें किस तरह से जो है खेती किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे विशिष्ट खेती जो है वो कैसे करते हैं, इसके कैसे इसका लाभ होता है या क्या इसकी परिभाषा होती है, इसको भी इसमें देखते हैं। तो विशिष्ट खेती क्या होता है इसको भी आज हम लोग देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेंगे हमारे बहु प्रकार की खेती एवं जो है चारागाह खेती को, दोनों को हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे विशिष्ट खेती के बारे में। चलिए तो इसमें शुरू करते हैं। ऐसी खेती जिसमें एक ही फसल का उत्पादन बाजार के लिए किया जाना विशिष्ट खेती कहलाता है। आपको नाम से ऐसा लग रहा होगा कि एकदम विशिष्ट होगा, स्पेशल टाइप के किसी चीज को उगाते होंगे या इसमें अलग अलग और 3-4 को इसमें उगाते होंगे, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन इसमें क्या करते हैं, ऐसी खेती जिसमें एक ही फसल को जो है 1 साल के यानी कि बाजार के लिए उगाया जाता है, इसको कहते हैं हमें विशिष्ट खेती के नाम से इसको जाना जाता है। हम केवल क्या लेंगे, 1 साल में केवल एक ही फसल को लेंगे जो इसके लिए रहेगा वो बाजार के लिए, किसके लिए रहेगा, बाजार के लिए जो फसल हम लेंगे 1 साल में वो कहलाता है हमारे में विशिष्ट खेती, वो कहलाते हैं। अब इसके क्या क्या लाभ हमारे पास होते हैं इसको देख लेते हैं। तो पहला लाभ हमको इसमें मिलेगा कम पूंजी की आवश्यकता। कम पूंजी की आवश्यकता का अर्थ ये है कि हम एक ही फसल को इसमें ले रहे हैं, ठीक है, एक ही फसल को यहाँ पर हमने ले रहे हैं, तो एक है इसलिए इसकी जो है लागत भी हमको कम मिलेगा, ठीक है, यानी कि कम पूंजी लगेगा एवं इसकी लागत यानी कि खाद के लिए, पानी के लिए, दवाई के लिए जो है इसमें कम लागत की आवश्यकता इसमें हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे में दूसरा नंबर देखते हैं उपज की बिक्री हेतु सुविधा, ठीक है, उपज की बिक्री हेतु सुविधा। जैसे कि हमारे पास ये उपज है, तो उपज को हम अगर बाजार में लेकर जाते हैं तो इसको बेचने के लिए या आपके पास जो है बिक्री के लिए जो है वो कम समय की आवश्यकता होती है एवं इसमें सुविधाजनक होता है। अगर अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा, हमको उसको अलग अलग बार जो है इसको बेचने की आवश्यकता होगी, एक बार इसको बेचेंगे फिर दूसरे बार दूसरे फसल को बेचने की आवश्यकता होगी। लेकिन इसमें कैसा है, केवल एक ही फसल होता है, तो इसीलिए केवल हम एक को इसमें बेचने की आवश्यकता होती है, इसमें ज्यादा असुविधा नहीं होती है, सुविधा इसमें होता है। फिर उसके बाद बोलते हैं फार्म के प्रबंध में सुविधा। फार्म के प्रबंध मतलब खाद, पानी और दवाई के लिए भी इसमें सुविधा होती है। अगर अलग अलग हमने फसल को लिए हैं तो उसमें कीड़े वगैरह भी या रोग जो अलग अलग उसमें लगते हैं, तो हमको अलग अलग दवाइयों को उसमें छिड़काव की आवश्यकता होंगी। लेकिन अगर हमने केवल एक ही फसल को लिया है तो वहां पर केवल हम एक ही प्रकार के दवाइयों को छिड़काव करके रोगों का नियंत्रण इसमें किया जा सकता है या
करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, सुविधाएं मिलती है, प्लस खाद वगैरह जब देना है तो खाद के लिए भी वैसे होगा। अगर अलग अलग लिए हैं तो अलग अलग के लिए फसल के लिए अलग अलग खाद की मात्रा होती है। दूसरा से हमने यहाँ पर एक ही अगर फसल लिए हैं तो हमको एक निश्चित मात्रा पता है, उसी में हमको पूरे खेतों में उसको छिड़काव करना है। फिर उसके बाद बोलता है विशेष यंत्रों का उपयोग संभव। विशेष यंत्र, कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिनका केवल एक ही फसल में या 2 फसल में उसको प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और हमने अगर एक से अधिक फसल वहां पर लिए हैं तो एक में अगर उसका उपयोग हो रहा है तो दूसरे में उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसके कारण से हमको उपयोग में थोड़ा सा कैसा होता है, असुविधा होती है। तो इसमें प्रयोग जो है वो संभव हो पाता है। अगर एक ही फसल हमारे पास है तो उसमें हम एक ही फसल को आसानी से, उसमें यंत्र जो रहता है हमारे पास, उसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर बोलते हैं इसमें पूंजी की बचत। तो पूंजी का बचत यह है कि अगर हमको अलग अलग प्रकार के मशीनों को खरीदने की आवश्यकता इसमें नहीं होगा, प्लस इसमें खाद पानी और दवाइयों के खर्च जो होते हैं उसका भी बचत इसमें होता है। फिर उसके बाद इसमें भूमि का उत्तम प्रयोग। भूमि का उत्तम प्रयोग मतलब जैसा हमारा भूमि है, जिस फसल के लिए हमारा भूमि है उसी फसल को इसमें लेकर जो है उसकी पैदावार को किया जा सकता है। अगर हमने यहाँ पर अलग या 2 से अधिक या 1 से अधिक फसलों को लिया है तो एक के लिए वो उत्तम है, लेकिन दूसरे के लिए वो वहां के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अगर हम ले हैं तो उसका भी उपज क्या होगा, कम होंगे, और जो जिसके लिए उपयुक्त है उसका भी उपज कम होगा, क्योंकि हमने उसके मात्रा को कम कर दिया, दूसरे की मात्रा को उसकी इक्वल में ला दिए। इसी कारण से जो है हमारा भूमि का भी उत्तम प्रयोग इसमें हो जाता है। जिस फसल के हमारा भूमि उपयुक्त है उसी में उसको लगाना। फिर 7 नंबर देखते हैं उत्पादन की आधुनिक विधियों का प्रयोग। ठीक, उत्पादन की आधुनिक विधियां मतलब कि एक हमारे फसल है तो एक ही फसल में उत्पादन की आधुनिक विधियों का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। जैसे कि इसमें रोपाई के लिए बीज को लगाने के लिए मशीनों का भी प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। निंदाई के लिए भी इसमें आसानी से किया जा सकता है, एवं जो इसके खाद को डालने के लिए एवं इसके कटाई के लिए भी आपके आधुनिक विधियों का प्रयोग करके इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो यह था हमारे में खेती के प्रकार एवं आज हमने देखे हैं क्या देखे हैं आज हमने क्या बोलना था रे, हाँ, आज हमने देखे हैं बहुफसली खेती के बारे में। आज पूरा डिटेल में हमने इसमें देखा है। आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।